नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी खबर। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और वंदे भारत की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो चुका है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जब पीएम दुनिया के सबसे बड़े क्रूज को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचेंगे। क्रूज की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर यही लगता है कि मानो कोई चलता फिरता 5 स्टार लग्जूरियस होटल हो। ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा निकलने के लिए तैयार है। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज काशी के रामनगर बंदरगाह पर खड़ा है। 13 जनवरी को पीएम मोदी 3200 किलोमीटर के लंबे सफर के लिए इसे रवाना करेंगे। ये क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ जाएगा। गंगा विलास क्रूज सेवा का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने से वाराणसी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी है। 5 स्टार होटल जैसे लग्जरी सुविधाओं वाले इस रिवर क्रूज में 32 विदेशी टूरिस्ट 51 दिन की गंगा यात्रा करेंगे। ये क्रूज अपने इस यात्रा के दौरान 27 नदियों का सफर तय करेगा। अपने लंबे सफर में गंगा विलास क्रूज पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका और गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। गंगा विलास क्रूज की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। इसमें पर्यटकों के रहने के लिए कुल 18 स्वीट्स हैं। साथ में एक 40 सीटर रेस्टोरेंट, स्पा रूम, 3 सनडेक है। साथ में म्यूजिक का भी अरेंजमेंट है। गंगा विलास क्रूज का संचालन अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज सर्विस करती है, जिसने बताया कि गंगा विलास को अगले 5 साल के लिए बुक है। एक स्वीट 38 लाख रुपए में बुक किया गया है। ये किराया किसी एक पर्यटक ने नहीं, बल्कि कई पर्यटकों ने अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए रिजर्व किया है। 13 जनवरी को शुरू हो रहे दुनिया के सबसे लंबे नदी जल यात्रा में बनारस से डिब्रूगढ़ तक एक यात्री को 19 लाख रुपए चुकाने होंगे। 8 पेज के टिकट बुक पर लिखा है कि ये किराया $, या यूरो में ही मान्य होगा। वहीं अलग अलग ट्रैवल स्लॉट के लिए किराया अलग अलग तय किया गया है। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी का विजन, जो कल साकार होने वाला है जब हरी झंडी दिखाएंगे इस रिवर क्रूज को प्रधानमंत्री मोदी। तो आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इस क्रूज की खासियत क्या है, क्योंकि ये भी आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि अपने आप में गंगा विलास इस रिवर क्रूज को अलग से तैयार किया गया है। और ये देखिए, जिसकी लंबाई है 62.5 मीटर की। ये आपको इस वक्त एनिमेशन के जरिए इस क्रूज की खासियत, ये क्यों इतना ज्यादा अलग दिखने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 9 मीटर की बताई जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि लगभग इसका जो फ्यूल टैंक है, क्योंकि एक लंबी यात्रा को कवर करेगा, इसीलिए 40,000 लीटर की इसकी कैपेसिटी रखी गई है। और साथ ही 60,000 लीटर का वाटर टैंक ये भी इसमें तैयार किया गया है। बहुत ही लग्जूरियस इसे बताया जा रहा है। और साथ ही क्रूज की खासियत के तौर पर अगर आप इसे देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत खास, बहुत अनोखा नजर आता है। लेकिन अब आपके मन में यह भी कौतूहल का विषय जरूर होगा कि आखिर इस क्रूज की खासियत क्या है, क्यों ये अपने आप में अलग नजर आता है, इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली है। तो आप ये भी सोचिए, क्योंकि अपने आप में ये एक मॉडर्न क्रूज के तौर पर तैयार किया गया है। इसमें 18 स्वीट्स को तैयार किया गया है, यानी कि बड़े बड़े लग्जूरियस कमरे तैयार किए गए हैं, जिनकी संख्या 18 है। इसके साथ ही इसमें रेस्टोरेंट की भी मौजूदगी है। अलग अलग तरीके के व्यंजन का स्वाद वो लोग लेंगे जो इस क्रूज में सवार होकर इस लंबी यात्रा पर निकलेंगे। साथ ही पीने के शौकीन, शराब का सेवन करने वालों के लिए बार की उपलब्धता भी इस क्रूज में रखी गई है। साथ ही अगर आप स्पा के मजे लेना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, तो स्पा सेंटर भी इसमें बनाया गया है। इसके साथ ही सन डेक भी है, यानी कि
सूरज की सीधी आती किरणें अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, उनका लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो जो सन डेक तैयार किया गया है वो एक शानदार व्यू भी देता है और आपको एक ओपन स्पेस भी देता है। इसके साथ ही अगर आप जिम करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो जिम क्लब भी इसमें तैयार किया गया है। इस क्रूज में उसकी भी मौजूदगी होगी, क्योंकि लंबा सफर होगा, जाहिर बात है कि लोग अपने रूटीन में इसमें चलना चाहेंगे। लाउंज को तैयार किया गया है, एक बड़ा स्पेस बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, बातचीत करने के लिए, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए लाउंज तक इसमें तैयार किया गया है। और इसके साथ ही जो इसका मेन डेक है उस पर लगभग 40 सीटों वाला रेस्टोरेंट भी है, जिसमें कॉन्टिनेंटल फूड आपको मिलेगा। इसके साथ ही इंडियन कुजीन के साथ साथ बूफे की भी तैयारी की गई है। बूफे भी उपलब्ध होगा, यानी कि अपना मनचाहा खाना आप चुन सकते हैं और उस फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप आउटडोर सिटिंग की बात करेंगे तो स्टीमर चेयर्स लगाई गई हैं, कॉफी टेबल है जहां पर आप रिलैक्स हो सकते हैं। इसकी एक एक सुविधा अगर आप सुनेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इस क्रूज को इतना ज्यादा लग्जूरियस, अत्याधुनिक और मॉडर्न बताया जा रहा है। अब आप ये भी समझिए कि इस क्रूज की रफ्तार क्या है, कितनी तेजी के साथ ये आगे बढ़ने वाला है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्रूज की रफ्तार है, यानी कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इतनी स्पीड के साथ ये पानी में चलता हुआ नजर आएगा। और जाहिर बात है कि इस सफर को लोग खूब एंजॉय भी करने वाले हैं। यानी कि 13 जनवरी को कल प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं और गंगा रिवर क्रूज की यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। असम के डिब्रूगढ़ तक ये जाएगा और इसमें स्विस टूरिस्ट की मौजूदगी होगी। आइए कुछ और डिटेल्स यात्रा के बारे में आपको इस वक्त बता देते हैं। सबसे पहले जो समय अवधि रहेगी वो 51 दिन की रहने वाली है। 51 दिन ये यात्रा की अवधि रहेगी और लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी ये क्रूज तय करने वाला है। 3200 किलोमीटर का सफर ये तय करेगा, जिसको लोग एंजॉय करेंगे, लुत्फ उठाएंगे और अलग अलग जगहों से गुजरते हुए वो नजारा भी देखेंगे। गंगा विलास क्रूज में कई नदियां भी पड़ने वाली हैं, यानी कि कई नदियों को क्रॉस करते हुए ये गंगा विलास क्रूज गुजरेगा। कुछ प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं ये भी आप देखिए। एक तरफ सबसे पहले गंगा नदी से गुजरेगा। रास्ते में पड़ने वाली प्रमुख नदियों में सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी से ये क्रूज होकर गुजरेगा। इसके साथ ही जब ये सफर आगे बढ़ेगा तो सिर्फ गंगा नहीं बल्कि भागीरथी को भी क्रॉस करेगा। भागीरथी नदी से भी ये रिवर क्रूज गुजरने वाला है। देखिए इसके नाम में ही रिवर क्रूज, यानी कि नदियों से गुजरता हुआ ये आगे बढ़ेगा। इसके साथ हुगली नदी को भी ये क्रॉस करने वाला है और विद्यावती नदी भी रास्ते में पड़ेगी, मातला नदी भी और सुंदरबन रिवर सिस्टम भी इसमें शामिल होगा। इसके साथ ही मेघना नदी, पद्मा, जमुना, साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी से भी ये क्रूज होकर गुजरने वाला है। और जाहिर बात है कि इसके हर एक लम्हे को, इसके हर एक वक्त को जो टूरिस्ट इसमें मौजूद रहेंगे उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे और इसकी पूरी कोशिश की गई है, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और इसी तरीके से इस क्रूज को डिजाइन किया गया है। और इसके साथ आपको यह भी समझना होगा कि कौन कौन से प्रदेशों से होकर यह गुजरेगा। 5 ऐसे प्रदेश हैं और 5 प्रदेशों के बाद बांग्लादेश, जिससे ये क्रूज गुजरने वाला है। जिन 5 प्रदेशों का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी शुरुआत कल यानी कि वाराणसी से होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस क्रूज को रवाना किया जाएगा। उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए आएगा पटना, बिहार का पटना, फिर उसके बाद फरक्का और यहीं पर गंगा नदी जिससे ये गुजरेगा। अब आगे जब आप बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने हुगली नदी का भी जिक्र किया, यानी कि कोलकाता से होकर गुजरता हुआ ये बांग्लादेश भी जाएगा, असम के गुवाहाटी और इसके साथ ही डिब्रूगढ़। 1 तारीख बताई गई है जब 1 तारीख को ये पहुंचेगा डिब्रूगढ़, यानी कि 5 राज्य, 7 शहर, 2 देश से ये क्रूज गुजरता हुआ नजर आएगा। 51 दिन तक चलेगा, 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा, 27 नदियों से ये गुजरेगा और 32 विदेशी मेहमान इसमें मौजूद होंगे जो कि डिब्रूगढ़ तक पहुंचेंगे और उसकी यात्रा को पूरा करने वाले हैं। अब तमाम खासियत आपने जान ली। अब आपके मन में भी होगा कि क्यों ना इस क्रूज पर सवार हुआ जाए, इसकी यात्रा की जाए। तो आप ये भी जान लीजिए कि आपका जेब खर्च कितना आएगा, यानी कि किराया कितना है, इस यात्रा के लिए कितना आपको खर्च करना होगा। अगर मैं पूरे टूर की बात करूं, यानी कि ये जो लंबा सफर होगा, इसमें एक व्यक्ति के लिए 19 लाख रुपए की लागत आएगी। अगर आप स्वीट बुक करते हैं, यानी कि लग्जूरियस तरीके से आप रहना चाहते हैं 51 दिनों के लिए, तो आपके लिए ये कॉस्ट
बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी और आपको उसके लिए 38 लाख रुपए खर्च करने होंगे। देखिए, ये जो है रेट अभी स्पेस के हिसाब से घट बढ़ भी सकता है, यानी कि जितने ज्यादा लोगों की मौजूदगी होगी, जितने अभी इसमें स्वीट्स का इस्तेमाल होगा, तो उसके हिसाब से ये रकम ऊपर नीचे भी हो सकती है। लेकिन सस्ता तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका लुत्फ उठाना तो जाहिर है कि कुछ पैसे आपको खर्च करने होंगे। तो 13 जनवरी को प्रधानमंत्री काशी को एक और सौगात देने वाले हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। यानी कि रिवर क्रूज तो रवाना होगा ही, प्रधानमंत्री मोदी काशी में टेंट सिटी का भी लोकार्पण करेंगे और इसके बाद यहां पर टूरिस्ट की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। टेंट सिटी को बनाने के लिए खास बातों का ध्यान रखा गया है। यहां पर वाराणसी का स्वाद आपको मिलेगा और इसके साथ साथ संस्कृति की भी धारा बहेगी। काशी के विकास के लिए सरकार सारे जतन कर रही है। वाराणसी में गंगा किनारे सज रहे टेंट सिटी में काशी का प्रतिबिंब दिखाई देगा। यहाँ सैलानियों को सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक में बनारसी स्वाद का आनंद मिलेगा। सुबह से शाम तक यहाँ बनारस घराने की संगीत की गंगा भी बहती रहेगी। यहाँ मांस मदिरा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों के सामने रेत पर बनारसी हस्तशिल्प भी पर्यटकों को रिझाएगा। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों टेंट सिटी के लोकार्पण के बाद से ही पर्यटकों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा। टेंट सिटी का काम अंतिम चरण में है। कंपनियां फाइनल टच दे रही हैं। टेंट सिटी में पर्यटकों की सहूलियत, सुविधा और सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। इको फ्रेंडली टेंट सिटी में पर्यटकों की सेहत का ध्यान रखा गया है। यहाँ योग और ध्यान केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। एक समय में कम से कम 300 पर्यटक योग और ध्यान कर सकेंगे। तंबुओं का शहर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के संगम के रूप में दिखेगा। सूर्य उदय के साथ यहाँ घंट घड़ियालों की आवाज के साथ ही गंगा आरती होगी। सुबह की शुरुआत लाइव राग के साथ होगी। बनारस घराने के लगभग सभी वाद्य यंत्रों की मधुर धुन पर्यटक सुन सकेंगे। इसमें खास तौर पर शहनाई, सारंगी, सितार, संतूर की धुन और तबले की थाप सुनने को मिलेगी। टेंट सिटी का माहौल ऐसा रखा गया है जिसे आपकी पांचों इंद्रियां महसूस कर सकेंगी। टेंट से निकलते ही सूर्य उदय, मां गंगा और अर्धचंद्राकार घाटों का नजारा और गंगा आरती के दर्शन होंगे। टेंट सिटी में प्रदेश के जीआई और ओडीओपी उत्पादों समेत अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को भी एक नया बाजार मिलेगा। स्वाद के लिए मलइयों, ठंडाई, चाट और बनारसी पान के साथ साथ खास खान पान परोसा जाएगा। प्राकृतिक चीजों से बनी टेंट की फील और लग्जरी होटल की सभी सुविधा से युक्त है। 80 घाट के सामने तंबुओं के शहर में 600 टेंट को 3 क्लस्टर में विकसित किया गया है। 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पर्यटकों को गंगा पार रेती पर शहरी सुविधाओं के साथ ही क्लब हाउस तैयार किया गया है। इंडोर गेम की सुविधा के साथ ही बच्चों के मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया है। टेंट सिटी पहुंचने वाले सैलानियों की आगवानी में बनारसी अंदाज में ढोल बजेगा। मंगलाचरण के साथ पर्यटकों की आरती उतारी जाएगी। फिर तिलक लगाकर उनका स्वागत होगा। पुष्प वर्षा कर उन्हें विदा किया जाएगा। तो गंगा क्रूज और इसके साथ टेंट सिटी की सौगात और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही मुंबई के दौरे पर जा सकते हैं। और इसी के साथ खबर यह भी है कि बहुत जल्द बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मुंबई दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मुंबई के लोगों को कई सौगातें देने वाले हैं। आखिर वो क्या हो सकती हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। बीएमसी चुनाव से पहले पीएम मोदी मुंबई दौरे पर जाएंगे। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री का मुंबई दौरा हो सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का ये मुंबई का पहला दौरा होगा। पीएम मोदी इस दौरान उद्धव ठाकरे के आवास के पास बीकेसी मैदान में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं।
पीएम मोदी मुंबई दौरे पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वे सेंट्रल पार्क और बेलापुर स्टेशन के बीच नवी मुंबई मेट्रो के 5.96 किलोमीटर लंबी लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुंबई मेट्रो के 2A और 7 के 35 किलोमीटर के हिस्से को शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, पीएम 28,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी मुंबई में 400 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। इनके लिए 6,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। पीएम मोदी गोरेगांव, ओशिवारा और भांडुप में 3 अस्पतालों के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में अपने दौरे को छोटा कर दिया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना दावोस दौरा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री के दावोस दौरे से राज्य में निवेश के अवसर आने की संभावना है। पीएम मोदी के दौरे से लंबे वक्त से अटके बीएमसी चुनाव के भी संकेत मिलने लगे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही बीएमसी चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बीएमसी में अप्रैल 2022 से चुनाव लंबित हैं। मुंबई में वार्डों के परिसीमन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इतना ही नहीं, असली शिवसेना कौन सी है, इसे लेकर चुनाव आयोग में मामला फंसा हुआ है। इस मामले में 17 फरवरी को फैसला आना है। दोनों मामले बीएमसी चुनाव के लिए अहम हैं। और अब बात वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। पीएम ने इस दौरान ग्लोबल साउथ को साथ काम करने पर जोर दिया और इसी के साथ पीएम ने G20 की अध्यक्षता पर कहा कि इसका मकसद दक्षिण देशों की आवाज को वैश्विक स्तर तक उठाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका स्वागत इस समिट में कर रहा हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बढ़ती खाद्य उर्वरक और ईंधन की कीमतों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन अधिकतर वैश्विक चुनौतियों के लिए ग्लोबल साउथ जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उसी पर पड़ता है। टुडे most of these advanced economies are slowing down. Clearly, in the 21st century, global growth will come from countries of the South. I think that if we work together, we can set the global agenda. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वैश्विक पटल पर छाई अस्थिरता की स्थिति कब तक बनी रहेगी। ऐसे में हमारा भविष्य सबसे ज्यादा दांव पर लगा है। हमारे देशों में 3/4 मानवता रहती है। भारत ने हमेशा अपने विकास के अनुभव को ग्लोबल साउथ के साथ साझा किया है। प्रधानमंत्री ने G20 का जिक्र करते हुए कहा कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये स्वाभाविक है कि हमारा उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को उठाना है। भारत की अगुवाई में हो रहे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट से विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं और भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के उद्घाटन के लिए पहुंचे हुबली और इसी दौरान उनकी तरफ से एक रोड शो भी किया गया। लेकिन रोड शो के दौरान अचानक से जब प्रधानमंत्री उस काफिले से गुजर रहे थे तो एक शख्स पीएम के नजदीक पहुंचा। इसे लेकर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। हालांकि बाद में इसे क्लैरिफाई कर दिया गया कि इस सुरक्षा में चूक का मसला नहीं है और पूछताछ इस मामले में हो रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरीके से युवा देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हुबली पहुंचे तो वहां युवाओं का जोश देखने लायक था। युवाओं की जुबान पर बस मोदी मोदी। लेकिन इन्हीं नारों के बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। प्रधानमंत्री रैली के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और तभी माला लिए एक शख्स प्रधानमंत्री की ओर दौड़ पड़ता है। सुरक्षा बल सतर्क हो जाते हैं, उसे पीछे धकेल दिया जाता है।
हालांकि प्रधानमंत्री उसके हाथ से माला ले लेते हैं। इस सब के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी रहता है। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति भारत का ड्राइविंग फोर्स है। युवा शक्ति की आकांक्षाएं भारत की मंजिल तय करती हैं। युवा शक्ति का जुनून भारत का रास्ता तय करता है। खिलौनों से लेकर टूरिज्म, डिफेंस से लेकर डिजिटल, हर क्षेत्र में दुनिया में भारत छाया हुआ है। ये इतिहास का एक विशेष दौर है। युवा शक्ति is the driving force of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. Yuva Shakti's dreams decide India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर होने वाला यह युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से 30,000 युवा शामिल होंगे और इस साल कार्यक्रम की थीम विकसित युवा विकसित भारत रखी गई है। पिछले 26 साल से हर बार जनवरी में अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होता है। पिछली बार यह कार्यक्रम पुडुचेरी में हुआ था, जिसकी थीम सक्षम युवा सशक्त युवा थी। स्वामी विवेकानंद आज भी देश के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे वो। हर साल केंद्र सरकार, अलग अलग राज्य सरकारों से लेकर सामाजिक संगठन और रामकृष्ण मिशन के अनुयायी विवेकानंद जयंती बड़े सम्मान के साथ युवा दिवस के रूप में मनाते आए हैं और उनके विचारों को, उनकी शिक्षा और योगदान को याद करते आए हैं। Profound thanks to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. जोशीमठ में घर दरक रहे हैं, जमीन दरक रही है, लोगों के दिल फट रहे हैं, आंखें नम हैं। बेघर हुए हजारों लोगों का दर्द ये है कि अब वो क्या करेंगे, कहां रहेंगे। ये दर्द ऐसा है जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। मैं जोशीमठ, मेरी जमीन दरक रही है, मेरे साए में बसे घर दरक रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लोगों की आंखें नम हैं, दिलों में दर्द है, चेहरे पर गुस्से का भाव है कि आखिर हमारी गलती क्या है, क्यों हम बेघर हो रहे हैं। दशकों से मेरे साए में रह रहे लोगों का क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है। दशकों से चेतावनियां मिल रही थी कि जोशीमठ पर इतना भार मत दो, इतने निर्माण मत करो, भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल मत करो, जोशीमठ को अंदर से खोखला मत करो। लेकिन चेतावनियों का कहीं पर किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया, जिसका नतीजा अब यह है कि मैं बिखर रहा हूं। लोगों के घरों में दरारें हैं, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मौसम की मार है, बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, सर्द रातें कपकपा रही हैं। इस सब के बीच लोग अपने सपने के आशियाने को छोड़ने को मजबूर हैं। लोगों को उनके दरकते घरों से निकालकर जिन होटल्स में ठहराया जा रहा है, वहां भी दरार है। ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि अगर मरना ही है तो अपने घर में क्यों ना मरे। इनकी ये बात सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन मैं खुद को संभाले हुए हूं, क्योंकि अगर मेरा दर्द बाहर आया तो ये गम अंतहीन हो जाएगा। जो सेना हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है, लोगों की मदद करती है, उसकी ही बैरकों में दरार है, जिससे उसमें रह रहे जवानों को दूसरे बैरकों में शिफ्ट किया गया है। ये देखकर मन उदास है। गनीमत यह है कि पहाड़ी पर मौजूद सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर पूरी तरह सेफ है, आईटीबीपी की बटालियन सुरक्षित है। सुकून है कि मोदी सरकार मेरे सीने पर पड़ी दरार को लेकर गंभीर है।
लगातार नजर बनाए हुए है। आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे हालात को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें नितिन गडकरी, आर.के. सिंह, भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। इस बैठक में मुझे बचाने पर चर्चा हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जायजा ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से बात की। तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही उसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर। मेरी बगिया के 723 फूल जिन्हें आप घर, होटल के नाम से जानते हैं, उन्हें गिराने के लिए चिन्हित किया गया है। उस पर लाल रंग से क्रॉस लगाया गया है, जिसमें एकाध होटल्स को तो गिरा भी दिया गया है, जिसका विरोध भी हो रहा है। लोग उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन्हें न्याय मिलेगा। बच्चे भी मुझे बचाने की प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। बद्दी जी हमारे दूध की बच्चा प्लीज ऐसे बच्चा प्लीज दीदी हमारे दूध हमारे बच्चा ऐसा हमें बच्चा प्लीज मैं हाथ जोते हूँ। जोशीमठ को बचाने के लिए मोदी सरकार काफी सक्रिय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया, पूरी जानकारी ली और उन्होंने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी की। जोशीमठ में जिन घरों में दरारें आई हैं, उन्हें गिराने का लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि 2 होटल्स के अलावा कोई भी मकान नहीं गिराए जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रिक पोल और केबल की सुरक्षा के लिए 2.25 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं और इसके साथ ये भी कहा गया है कि ये मदद आगे भी इसी तरह से जारी रहने वाली है। लेकिन इसी बीच पहली बार इसरो की तरफ से जोशीमठ की एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है, जिसमें बड़े खतरे के बारे में बताया गया है। ये जो तस्वीर इस वक्त मेरे पीछे वॉल पर आप देख रहे हैं, ये जारी की गई इसरो की तस्वीर है और इसे जारी करने के साथ साथ चेतावनी ये बताई गई कि जोशीमठ का कुछ हिस्सा एक साथ धंस सकता है। मैं कोशिश करूंगी इस तस्वीर को आपको इलैबोरेट करने के लिए, लेकिन पहले आप इसरो की तरफ से जारी की गई ये तस्वीर देखिए और उसके बाद उसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूं। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ की ये सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। अब इसमें कुछ चिन्हित जगह आपको नजर आएंगी, लेकिन ये तस्वीर रोंगटी खड़े कर देने वाली है। इन तस्वीरों में क्या बताया गया है ये भी आप समझिए। ये जो रेड सर्कल इस वक्त आपको नजर आ रहा है, रेड का सीधे सीधे मतलब है डेंजर जोन। जोशीमठ की ये सैटेलाइट तस्वीर 7 से 10 जनवरी के बीच इसरो की तरफ से ली गई है और इस तस्वीर को सामने रखा गया है। ये आपको डिटेल्स बताने के साथ साथ ये मैप भी मैं आपको दिखा रही हूं। ये जो पूरा का पूरा येलो लाइन कवर करता हुआ एक जोन है, इसको कहा जाता है सबसिडेंस जोन, यानी कि ये इलाका धंस सकता है क्योंकि नीचे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी वो वजह बन सकती है। अब आप अगर इस पूरे इलाके को, अगर मैं ये तस्वीर आपको जूम करके दिखाऊंगी तो इसमें एक तरफ आपको आर्मी हेलीपैड नजर आ रहा है, दूसरी तरफ ये नरसिंह मंदिर नजर आ रहा है, लेकिन इसके पूरे बीच में बहुत सारा इलाका है। इलाका होने के साथ साथ यहां पर आपको बसाहट नजर आएगी। बसाहट से मेरा मतलब है लोग यहां पर रहते हैं, ये रिहायशी इलाके हैं। 7 से 10 जनवरी के बीच इसरो की तरफ से जोशीमठ की ये तस्वीर जारी की गई है और अगर आप इसे बारीकी से देखेंगे तो ये आप समझेंगे कि पूरा जोशीमठ शहर धंसने की आशंका उसके जताई जा रही है, जिसमें वो सबसिडेंस जोन येलो लाइन को कवर करता हुआ वो पूरा जोन इंक्लूड किया गया है। पीले घेरे में ये सबसिडेंस जोन है जिसे दिखाया गया है और उसमें बहुत बड़ा एक रिहायशी इलाका होने के साथ साथ आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर भी आपको नजर आने वाला है। ये पूरा इलाका इस वक्त खतरे की जद में है और इसरो की तरफ से जारी की गई ये सैटेलाइट तस्वीरें आने वाले खतरे को और पुख्ता तरीके से सामने रखती हैं। इसके अंदर आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर आपको नजर आ रहा है। ये डिटेल्स आपको दिखाने का मतलब ये है कि इसरो की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और इस इलाके के अंदर आने वाली जगह खतरे की जद में है, जो बड़े नुकसान की आशंका को सामने रखती हैं। लेकिन इसके बाद तस्वीर में इसरो ने यह भी बताया है कि अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक
जोशीमठ कितना धंसा, आइए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। यानी कि जोशीमठ पे क्या फर्क पड़ा है, कितना धंसता हुआ वो नजर आया है। अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का सिलसिला धीमे तौर पर नजर आया था और ये जो 7 महीने का वक्त था, यानी कि इन 7 महीनों में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंसा है। ये देखिए यहां पर आपको 8.9 सेंटीमीटर की डायमेंशंस नजर आने वाली हैं और कुछ इस तरीके से लाइंस के जरिए इस इलाके को हमने कवर करने की दिखाने की कोशिश की है। 27 दिसंबर 2022 के बाद जमीन तेजी के साथ धंसने लगी, यानी कि इस एक्टिविटी में और ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इसके साथ साथ 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक लगभग 5.4 सेंटीमीटर जमीन और ज्यादा धंस जाती है। यानी कि जो क्रिया थी वो और ज्यादा होती गई, जमीन धंसती गई, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। दरारें पड़ने लगी हैं और इस बात की आशंका और ज्यादा है कि अचानक से ये हिस्सा धंस ना जाए। 12 दिन में जोशीमठ की जमीन काफी तेजी गति के साथ, बहुत हाई स्पीड के साथ धंसती हुई नजर आई और इसीलिए वो तस्वीरें हमने देखी जो बार बार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर जमीन धंसी है वो सैटेलाइट तस्वीर में नीले रंग से मार्क है, यानी कि यहां पर आप ये ब्लू लाइन जो देखेंगे, ये पूरी ब्लू लाइन जाती हुई ये बताती है कि ये वो इलाका है। ये देखिए यहां पर भी कवर करते हुए ये वो पूरा इलाका जो धंस रहा है, नीले लाइन में इसको हमने कवर करने की कोशिश की है। अब जहां पर जमीन धंसी है वो सैटेलाइट तस्वीर में ब्लू रंग से दिखाई गई है, यानी कि इस बात की चेतावनी साफ तौर पर जारी की गई है कि यह खतरा आने वाले वक्त में और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ सकता है। अब इसरो की तरफ से जारी जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स भी हम आपको समझाएंगे कि आखिर इसरो की ये सैटेलाइट तस्वीर क्या दिखाती है। अब इसमें जो रेड कलर आप देख रहे हैं, लाल रंग देख रहे हैं, लाल रंग की जो धारियां हैं वो जोशीमठ की सड़कें हैं। ये जो पूरी धारियां आप देख रहे हैं ये है जोशीमठ की सड़कें। अब इसमें देखिए वो भी आपको सब्सिडाइज जोन नजर आएगा, सब्सिडेंस जोन नजर आएगा जिसमें आर्मी हेलीपैड भी है, नरसिंह मंदिर भी है और इसके अलावा बहुत सारी बसाहट भी यहां पर है, यानी कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है ये। नीले रंग का जो बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है वो शहर का ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि ये ड्रेनेज सिस्टम भी इसकी जद में आएगा। अब इस सैटेलाइट इमेज के जरिए आप ये समझिए कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही हो सकते हैं। प्राकृतिक अगर है और इसमें हलचल मची हुई है तो ये कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, और जो मैन मेड बनाया गया है उसको भी एक बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचने की आशंका है। इतने ज्यादा ड्रेनेज की वजह से ही मिट्टी धंसती हुई नजर आ रही है, पानी का बहाव है, पानी की मौजूदगी है और ये मिट्टी लगातार ऐसे में धंसती हुई नजर आ रही है। इसीलिए इस येलो लाइन, रेड लाइन और ब्लू जोन के जरिए ये सैटेलाइट तस्वीर जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जो ये बताता है कि अभी जोशीमठ की स्थिति कैसी नजर आ रही है इसरो की तरफ से जारी की गई इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए। अब आप जरा ये सोचिए कि जहां पर इतना ज्यादा ड्रेनेज होगा वहां की मिट्टी तो धंसेगी ही। इसे कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने चेताया कि ढलान की मजबूती को बनाए रखने के लिए पोर प्रेशर कम करना होगा, यानी कि पानी का जो रिसना है वो कम करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे पूरा जोशीमठ अब धंसने की कगार पर है। आइए आपको वो इलाका भी हम दिखाएंगे जहां पर धंसाव की आशंका ज्यादा जताई जा रही है। ये आ गया है गूगल अर्थ। अब ये जैसे जैसे जूम होता जाएगा ये पूरा इलाका आपको क्लियर नजर आएगा। अभी वो लोकेशन जहां पर इस अर्थ मैप के जरिए हम पहुंच रहे हैं वो है नरसिंह मंदिर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो एक सब्सिडेंस जोन दिखाया था जिसमें नरसिंह मंदिर कवर होता है। अब ये पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है, जिसमें इधर आप देखिए ये जोशीमठ का पूरा इलाका शुरू होते हुए ये वो नरसिंह मंदिर है और इसके साथ साथ ये येलो लाइन इस पूरे इलाके को कवर करती है। इसमें आपको आर्मी हेलीपैड भी नजर आता है। ये है आर्मी हेलीपैड और इसके साथ साथ ये नरसिंह मंदिर। अब यहाँ पर अस्पताल भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए किस तरीके की बसाहट है, घरों को तैयार किया गया है। और अगर ये पूरा जोन इस वक्त इस जद में है कि इसमें खतरा ज्यादा है तो इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कितना बड़ा खतरा इस वक्त हमारे सामने पैदा हो सकता है, जिसको दूर करने की कवायद लगातार की जा रही है। सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार की जा रही हैं।
धामी वहां पर रुकते हैं, लोगों से उनका हालचाल पूछते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और लोगों को रीलोकेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो आपको अलग अलग रंग, ये जो छत नजर आ रही है, ये बसाहट है यहाँ की, ये घर यहाँ पर बनाए गए हैं। और इससे आप सिर्फ अंदाजा लगाइए, ये तो सिर्फ एक मैप के जरिए तस्वीर है, लेकिन जब आप जमीन पर जाएंगे तो कितनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती होगी, कितने सारे लोग यहाँ की बसाहट में शामिल होंगे जिनके ऊपर खतरा लगातार बरकरार है। और ये खतरा बरकरार रहने के साथ साथ हर एक रात उनकी इस डर के साए में बीत रही है कि कहीं उनकी रात आखिरी ना हो। जिस जगह पर उन्हें रीलोकेट किया गया है वहां पर भी दरारें देखने को मिल रही हैं और वो लोग इतने दुख में हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें मरना ही है तो हम अपने आशियाने में क्यों ना मरें। अगली खबर का रुख करेंगे बात साल 1999 की, जब बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने कर्नाटक के बेल्लारी से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। सुषमा हार गई, लेकिन यहां पर उन्हें मिले करुणाकर रेड्डी, जनार्दन रेड्डी और सोमशेखर रेड्डी। रेड्डी बंधु सुषमा को ताई यानी कि मां कहते थे और अब कुछ भी पहले जैसा हालांकि नहीं रहा है, क्योंकि जनार्दन रेड्डी इस बार कर्नाटक में बीजेपी के लिए ही मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी कि KRPP बना ली है और चुनाव लड़ने का ऐलान भी उनकी तरफ से कर दिया गया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले रेड्डी बंधु ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम से नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। जनार्दन ने मुंबई सरकार पर साइडलाइन किए जाने का आरोप लगाया है। जनार्दन को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बेल्लारी जाने की अनुमति दी थी। रेड्डी अवैध खनन मामले में आरोपी होने की वजह से करीब 7 साल तक तड़ीपार रहे हैं। रेड्डी को पूर्व सीएम येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों के लिए इसी साल चुनाव होने हैं। सुषमा और रेड्डी भाइयों की कहानी बेपटरी तब हुई जब कर्नाटक में लोकायुक्त रहे जस्टिस संतोष हेगड़े की एंट्री हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रेड्डी भाइयों ने अवैध खनन के जरिए देश के 10 बंदरगाहों से चीन को तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए का लौह अयस्क गैर कानूनी तरीके से निर्यात किया था। इन आरोपों के बाद सुषमा ने साल 2011 में रेड्डी भाइयों को एक संदेश भेजकर साफ कर दिया कि अब वे उनकी मां नहीं है। अवैध माइनिंग केस में जेल काटकर आ चुके जनार्दन रेड्डी से 2018 में ही बीजेपी ने दूरी बना ली थी। तब अमित शाह खासतौर से उनसे नाराज बताए गए थे। रेड्डी बंधुओं को कर्नाटक में खनन कारोबार का बादशाह कहा जाता है। आंध्र प्रदेश से सटी कर्नाटक बॉर्डर एरिया में अब भी इनका अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। 2012 में BS येदियुरप्पा ने बीजेपी से नाराज होकर कर्नाटक जनता पार्टी बनाई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 2013 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस को जीत मिली। इस तरह इस बार जनार्दन रेड्डी ने नई पार्टी बनाई है। सभी जानते हैं कि वे चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर उन्होंने 4 से 5% वोट भी ले लिए तो कई सीटों पर जीत हार का गणित बदल जाएगा। बेल्लारी, विजयनगर, कोप्पल, रायचूर, यादगिर, बीदर में जनार्दन रेड्डी की पकड़ मजबूत है। जनार्दन रेड्डी और बीजेपी के रिश्तेदारों में अब भले ही दरार आ गई है, लेकिन बीजेपी को कर्नाटक में पहली बार सत्ता का स्वाद चखाने में सबसे बड़ा रोल जनार्दन रेड्डी ने ही निभाया था। 2008 में बीजेपी ने 224 में से 110 सीटें जीती थी। बहुमत के लिए पार्टी को सिर्फ 3 सीटें चाहिए थीं। रेड्डी बंधुओं की मदद से बीजेपी ने कांग्रेस के 3 और जेडीएस के 4 विधायकों का इस्तीफा करवा दिया। ये विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। उपचुनाव में बीजेपी के 7 में से 5 उम्मीदवार जीत गए और पार्टी का आंकड़ा 115 पहुंच गया। विधायकों को तोड़ने का आरोप रेड्डी ब्रदर्स पर लगा। 2008 से 2013 तक बीजेपी सत्ता में रही। इस दौरान उसने 3 मुख्यमंत्री बदले। यही वो दौर था जब रेड्डी का विशाल एम्पायर टूटना शुरू हुआ। 2011 में उन्हें 16,000 करोड़ के माइनिंग स्कैम में गिरफ्तार किया गया। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी। अरविंद मायाराम के ठिकानों पर रेड। दिल्ली और जयपुर में सीबीआई की छापेमारी। 1,688 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में छापे। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में वित्त सचिव का जिम्मा निभा चुके मायाराम और साथ ही गहलोत के करीबी अफसरों में होती मायाराम की गिनती। अभी वर्तमान में गहलोत के आर्थिक सलाहकार का जिम्मा निभा रहे अरविंद मायाराम। यूपीए सरकार के समय चिदम्बरम के करीबी माने जाते थे मायाराम। पिछले दिनों अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हुए थे शामिल।
सूत्रों के अनुसार राहुल के साथ देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर हुई थी चर्चा। पूर्व आईएएस अरविंद मायाराम के खिलाफ 10 जनवरी को सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। आईपीसी की धारा 120(b) और 420 के तहत दर्ज हुआ मामला। साल 2002 से 2015 के बीच का मामला। सब इंस्पेक्टर अमन राणा ने दर्ज कराई एफआईआर। अरविंद मायाराम का नाम एफआईआर में पहले नंबर पर। तत्कालीन सचिव आर्थिक मामलात विभाग का लिखा गया पदनाम। एफआईआर में यूके की फर्म De La Rue इंटरनेशनल का भी नाम। अरविंद मायाराम के ठिकानों पर रेड। पूर्व आईएएस अरविंद मायाराम के खिलाफ 10 जनवरी को सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। आईपीसी की धारा 120(b) और 420 के तहत दर्ज हुआ मामला। ₹1,688 करोड़ के धोखाधड़ी केस में छापे। साल 2002 से 2015 के बीच का मामला। सब इंस्पेक्टर अमन राणा ने दर्ज कराई एफआईआर। अरविंद मायाराम का नाम एफआईआर में पहले नंबर पर। दिल्ली और जयपुर के ठिकानों पर की गई रेड। तत्कालीन सचिव आर्थिक मामलात विभाग का लिखा गया पदनाम। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही।